नमस्ते बच्चों। मैं पूजा पारेख अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सभी पढ़ेंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, जो कभी न कभी हमने अपने आसपास घटते हुए देखी होगी। इसका नाम है हरिहर काका। दोस्तों, आप मुझे बताइए कि वो कौन सी जगह है जो आपको सबसे अच्छी लगती है, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, आराम महसूस होता है, रहने का मन करता है। कुछ दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए, जहाँ हमें सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है। हम सबका एक ही जवाब होगा और वो होगा हमारा घर। क्यों, घर ही एक ऐसी जगह है जहाँ हमें प्यार मिलता है, अपनापन मिलता है। अगर हम बीमार हैं तो सभी हमारी देखभाल करते हैं। हम जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमको हमारे घर वाले प्रेरणा देते हैं, सहयोग देते हैं, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। उसी प्रकार जो धर्म स्थल होते हैं ना, जैसे मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, ये सब क्या करते हैं? ये इसी अपनेपन को, इसी सहृदयता को, सहयोग की भावना को अपनों से कहीं आगे प्राणी मात्र तक विस्तार देने की समझ और संस्कार देते हैं। धर्म स्थल जाने से हमको अच्छे संस्कार मिलते हैं, अच्छी प्रेरणा मिलती है, हमारे मन में सकारात्मक विचार आते हैं। लेकिन सोच के देखिए कि यदि कभी किसी के मामले में घर और धर्म स्थल यानी कि परिवार और प्रभु का दरबार दोनों ही अपनी भूमिका को छोड़कर और अपने मूल स्वभाव को छोड़कर कुछ और ही करने लगे तो क्या होगा? तो वही होगा जो हरिहर काका के साथ हुआ। आज के जमाने में लोगों को अपनेपन की, प्यार की या उनकी क्या जिम्मेवारी है, उसकी फिक्र नहीं है। सबको फिक्र है संपत्ति की, सबको पैसा चाहिए। आपस का जो व्यवहार है, रिश्ते नाते हैं, वो सब 2 नंबर पे हैं, पैसा और संपत्ति 1 नंबर पर है। ये जो कड़वा सच है, इसी को इस कहानी के अंदर मिथिलेश्वर जी के द्वारा दिखाया गया है, हमारे आंखें खोलने का प्रयत्न किया गया है। तो अब हम शुरू करेंगे हरिहर काका, जिसको लिखा है मिथिलेश्वर जी ने। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले हम मिथिलेश्वर जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। मिथिलेश्वर जी का जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के वेसाडी गांव में हुआ था। हिंदी में एमए और पीएचडी करने के बाद आपने व्यवसाय के रूप में अध्यापन कार्य को चुना और इन दिनों आरा के विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर कार्यरत हैं। इनकी कहानियों की जो सबसे बड़ी विशेषता वो है ग्रामीण जीवन। इन्होंने ग्रामीण जीवन की क्या भयावह स्थिति है, उनका कैसे शोषण होता है, ये सब चीजें बताई हैं। और इनकी प्रमुख कृतियां देखें तो बाबूजी, मेघना का निर्णय, हरिहर काका, चल खुसरो घर आपने, ये सब इनके कहानी संग्रह हैं। और इसके अलावा जुनिया, युद्ध स्थल, प्रेम न बाड़ी उपजे और अंत नहीं, ये इनके उपन्यास है। इनको बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्रमुख है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी हरिहर काका। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और न आज ही। दोनों दिन उनके पास में देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा, तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। अब देखिए, यहाँ लेखक बता रहे हैं कि वो हरिहर काका के घर गए हैं। हरिहर काका अभी बीमारी की अवस्था में हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पा रहे। लेखक अपने और हरिहर काका के संबंध के बारे में बताते हैं कि बचपन से ही हरिहर काका से उनको बहुत प्यार मिला था। उनकी माँ ने बताया था कि हरिहर काका बचपन से ही लेखक को बहुत प्यार करते थे, अपने कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे। और जब लेखक बड़े हुए, तब भी इनकी सबसे गहरी दोस्ती हरिहर काका के साथ ही थी। हरिहर काका के बारे में जब लेखक सोचते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या कहें।
अब कोई ऐसी बात ही नहीं जिसे कहकर हरिहर काका हल्का हो सकें। अब हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे, ये लेखक हमें बताना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले उनके गांव का और ठाकुरबाड़ी का परिचय जरूरी है। लेखक का गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, हसन बाजार बस स्टैंड के पास। और गांव की कुल आबादी 2,500-3,000 के आसपास होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। पश्चिम में एक बड़ा सा तालाब है, मध्य में बरगद का पुराना वृक्ष है और पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। ठाकुरबाड़ी की स्थापना के बारे में कहा जाता है कि वर्षों पहले यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था। तब एक संत यहाँ पर आए, सुबह शाम ठाकुर जी की पूजा करने लगे। अपनी झोंपड़ी में मांग कर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जगाते थे। और बाद में लोगों ने यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। जैसे तैसे गांव बस गया, आबादी बढ़ती गई। और मंदिर के कलेवर में, यानी कि मंदिर का जो रंग रूप था, मंदिर की जो बनावट थी, उसमें भी विस्तार होता गया। लोग ठाकुर जी के मंदिर में आके मन्नत मांगते और मन्नत पूरी होने पर चढ़ावा चढ़ाते। और इस तरह ठाकुरबाड़ी का बहुत विस्तार हो गया। लोगों के मन में ठाकुरबाड़ी के प्रति बहुत आस्था फैल गई। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत हैं। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करती है। अब हम जानते हैं हरिहर काका के जीवन के बारे में। हरिहर काका 4 भाई हैं। सबकी शादी हो चुकी है। उनके अलावा सबके बाल बच्चे हैं। इनकी 2 शादियां हो गई हैं, लेकिन इनको बच्चा नहीं हुआ। और दोनों उनकी पत्नियां भी स्वर्ग सिधार गईं। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने मना कर दिया और वो प्यार से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत हैं, यानी कि प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे पड़ेंगे। 4 भाई हैं, 60 बीघा खेत है, तो एक भाई को कितना हिस्से में आया? 15 बीघा खेत। सभी कृषि कार्य पर निर्भर हैं और शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपने पत्नियों को यह सीख दी थी कि वो हरिहर काका की अच्छी तरह से देखभाल करें। परंतु कुछ दिन तो उनकी देखभाल हुई, लेकिन बाद में उनकी उपेक्षा होनी शुरू हो गई। अगर हरिहर काका की तबीयत भी खराब हो जाती तो कोई उनको पानी का पूछने वाला भी नहीं था। दालान के कमरे में पड़े पड़े हरिहर काका अपना काम स्वयं करते थे। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर करके हरिहर काका की आंखें भर आती थी। और हद तो तब हो गई जब शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया और उसके आने की खुशी में घर में 2-3 तरह की सब्जी, चटनी, रायता, सब कुछ। हरिहर काका को लगा आज उन्हें भी स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा, परंतु उन्हें मिला सिर्फ भात और अचार। अब हरिहर काका के बदन में तो आग लग गई। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी और चिल्लाने लगे, समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो? तो अपने मन से ये बात निकाल दो। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है। मैं चाहूं तो 2-4 नौकर भी रख सकता हूँ। हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे, उस समय जो ठाकुरबाड़ी के पुजारी थे उस दालन में ही थे। उन्होंने ये सब सुना और ठाकुरबाड़ी में जाकर महंत जी को बताया। महंत जी के कान खड़े हो गए। वो सीधा ठाकुरबाड़ी से चल पड़े और हरिहर काका उन्हें मिल गए। वो उन्हें अपने साथ ठाकुरबाड़ी लेके आ गए और उन्हें समझाने लगे कि तुम्हारे हिस्से में जो 15 बीघे खेत हैं, उसी के चलते तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ रहते हैं। लेकिन एक दिन उनको कहकर देखो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरे को लिख देंगे, तब वो तुमसे बोलना भी बंद कर देंगे। तुम्हारा जो खेत है, तुम्हारी जो संपत्ति है, वो ठाकुर जी के नाम लिख दो। तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और हम तुम्हें यहाँ रखेंगे, तुम्हारी अच्छे से सेवा चाकरी भी करेंगे, तुम्हें अच्छा खाना भी मिलेगा। अब मान जी की बातें हरिहर काका के मन में बैठती जा रही थी। ठीक ही तो कह रहे थे महन जी कि कौन किसका है। अब वो इतने सालों से अपने 15 बीघा खेत की जो फसल है भाइयों को तो देते आ रहे थे, लेकिन उन्होंने उनके साथ क्या व्यवहार किया? हमेशा उन्हें उपेक्षा मिली।
अब महंजी को भी लगा कि हरिहर काका उनके बातों में आ रहे हैं, तो उन्होंने उनके लिए सुंदर कमरा सजाया, पलंग बिछवाया, उनको बढ़िया बढ़िया खाने के लिए भोजन दिए गए। हरिहर काका बहुत खुश हुए। और इधर हरिहर काका के तीनों भाई भी ठाकुर बाड़ी पहुंचे। हरिहर काका को समझाया, चलने की जिद करने लगे, परंतु वो नहीं माने और भाइयों को निराश होकर वहां से जाना पड़ा। और तीनों भाई रात भर नहीं हो सके, सो ही नहीं सके, वो निश्चिंत नहीं हो सके। उन्हें लगा कि 15 बीघे के खेत अब तो गए हमारे हाथ से। सुबह सुबह होते ही वो पुनः ठाकुरबाड़ी पहुंचे और पुनः उनको अपने रिश्तों की दुहाई दी, और हरिहर काका उनके बातों में आकर फिर घर लौट आए। और अब तो बहुत अच्छा बदलाव हो गया। अब हरिहर काका की सेवा चाकरी होने लगी, उन्हें अच्छा भोजन मिलता, उन्हें हर काम बिना कहे किया हुआ मिल जाता। और इधर जो गांव था वहां पर लोगों के दो मत बन गए। कोई तो कहता कि हरिहर काका को अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, और कोई कहता कि खून के रिश्ते होते हैं, उन्हें अपनी जमीन भाइयों को देनी चाहिए। जितने मुंह उतनी बातें। और अब धीरे धीरे इनके भाई भी इनको कहने लगे कि वे अपनी जमीन हमारे नाम लिख दें, और उनके सिवाय उनका अपना है ही कौन। इस विषय पर हरिहर काका ने लेखक से भी काफी देर बात की, और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं है, चाहे वह भाई हो या मंदिर का महंत हो। क्योंकि उन्हें गांव और इलाके के कुछ ऐसे लोग याद आए जिन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी दूसरे के नाम लिख दी, लेकिन इसके बाद इनका जीवन बहुत बुरा हो गया। उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। और इधर महंजे भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे। अब महंत जी ने अपना षड्यंत्र बनाया, और एक दिन आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला, गंडासा और बंदूक से लेस एकाएक हरिहर काका के दालान पर आ धमके और हरिहर काका को लेकर चले गए। अब सभी लोग उनको ढूंढने निकल गए, और उन्हें लगा कि ये महंत का काम है, तो सभी वहां पर पहुंचे। रोज की भांति ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। वे सोच रहे थे कि मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त किया जाएगा। ये काम महंत का नहीं, शायद बाहर के डाकुओं का होगा। लोगों ने ठाकुरबाड़ी से उनको बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जवाबी फायरिंग शुरू हो गई। सभी डरकर पुलिस के पास गए। पुलिस भी वहां आई, बहुत कोशिश की, परंतु कुछ भी न हो सका। और ठाकुरबाड़ी के अंदर जो महंत और उसके साथी पुजारी थे, सादे कागज पर जबरदस्ती हरिहर काका से अंगूठे के निशान ले लिए। दूसरे दिन सुबह हुई, एक वृद्ध पुजारी ने ठाकुरबाड़ी का दरवाजा खोला और हरिहर काका बाहर आए। हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खोल उठा। उस वक्त अगर महंत, पुजारी या कोई भी नौजवान साधु उन्हें नजर आ जाते तो वो जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। हरिहर काका ने अपने बयान दर्ज करवाए कि उनके मुंह में कपड़ा ठूंसकर उन्हें जबरदस्ती यहाँ पे बांध के रखा गया था, और इस सभी प्रक्रिया के बाद वो घर आ गए। अब हरिहर काका का बहुत ध्यान रखा जाने लगा। 2-3 लोग रात में उन्हें घेर कर सोते थे। जब वे गांव में जाते तब भी हथियारों से लेस 2-3 व्यक्ति उनके साथ जाते थे। उन पर फिर से दबाव डाला जाने लगा कि वे अपनी जमीन अपने भाइयों के नाम कर दे। जब एक दिन उनकी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया, तब उन्होंने भी भयानक रूप धारण कर लिया। उनके भाइयों ने काका को धमकाते हुए कहा कि सीधे तरीके से तुम हमारे नाम जमीन कर दो, नहीं तो मारकर यहीं घर में गाड़ देंगे और गांव वालों को पता भी नहीं चलेगा। हरिहर काका ने जब साफ इनकार किया तो उनके भाइयों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। हरिहर काका अपनी रक्षा के लिए चिल्लाने लगे तो भाइयों ने उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठा होने लगे। महंत तक भी खबर पहुंच गई। वह पुलिस लेकर वहां आ पहुंचा। पुलिस ने काका को बंधन मुक्त करवाकर उनका बयान लिया। काका ने बताया कि मेरे भाइयों ने जबरदस्ती इन कागजों पर मेरे अंगूठे के निशान लिए। उनकी दशा देखकर मालूम हो रहा था कि उनकी पिटाई हुई है।
अब हरिहर काका ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की। अब वे अलग घर में रह रहे हैं। उन्होंने अपनी सेवा के लिए एक नौकर रख लिया है। 2-4 पुलिसकर्मी उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं और उनके पैसे पर मौज कर रहे हैं। एक नेताजी ने उनके समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे जमीन पर उच्च विद्यालय खोल दें, पर काका ने इनकार कर दिया। इन सब के बीच एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर काका को खत्म ही क्यों नहीं कर दिया। बात आगे ही नहीं बढ़ती। और एक दूसरी खबर आती है कि हरिहर काका मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुर बाड़ी के जो साधु संत हैं और काका के भाइयों के बीच काफी लड़ाई हो गई। तीसरी बात यह है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने मशहूर डाकू बूटन सिंह से बातचीत पक्की कर ली है। इतने में चौथी खबर ये आती है कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है कि हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वह बुलाएंगे। और हरिहर काका तो बिल्कुल मौन हो अपनी जिंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं। जिसका दिन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास। अब तक जो नहीं खाया था, दोनों जून उसका भोग लगा रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी हरिहर काका। पूरी कहानी को अगर हम ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उस वृद्ध व्यक्ति का क्या कसूर था। सिर्फ इतना कि उसके पास 15 बीघा खेत थे। संपत्ति के लालच में अपनों ने और परायों ने उस वृद्ध व्यक्ति की दुर्गति कर दी। कम से कम हम इस कहानी से ये सीख लें कि हमारे मन में हम इस तरह के विचार ना लाएं, और हमारे आसपास अगर ऐसा कुछ भी हो रहा हो तो हम उस समस्या से किसी को निकालने के लिए एक सकारात्मक पहल करें, हम उनकी सहायता करें, और हमारे घर परिवार में हमारे बुजुर्ग के साथ हम कम से कम ऐसा व्यवहार कभी ना करें। और अच्छी सोच रखिए, सकारात्मक बनिए। अगर ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।